नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई जिंदगियों को छूता है, लेकिन जिसे अक्सर ठीक से समझा नहीं जाता। मेरा मतलब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पालन पोषण। ये उन चुनौतियों और भावनाओं की कहानी है जिनका सामना पेरेंट्स करते हैं, लेकिन हम इसे एक अलग, एक अनूठे नजरिए से भी देखेंगे आज। बिल्कुल। ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान को, आप कह सकते हैं, अंदर तक बदल देता है। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक परिवार की सच्ची कहानी और कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के जरिए इस अनुभव की पड़ताल करती है। हाँ, हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है जेनिफर स्टीवर्ट, एक माँ और उनके दो बेटे, रायन और ब्रैडली, जिनकी विशेष ज़रूरतें हैं। और जो बात इसे और भी पेचीदा बनाती है, वो ये है कि स्रोत में कुछ ऐसे सेशंस का जिक्र है, माध्यमों के साथ हुए सत्र। हाँ, मतलब ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि वो आत्माओं या उच्च चेतना से बात कर सकते हैं। और इन सत्रों में कोशिश की गई है इन अनुभवों के पीछे के गहरे आध्यात्मिक कारणों को समझने की, जैसे कि जन्म पूर्व योजना या फिर कर्म। और ये समझना शायद ज़रूरी है कि ये स्रोत जो हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पेश करते हैं। इसमें ये विचार भी शामिल है कि आत्माएं अपने विकास के लिए खुद चुनौतियां चुन सकती हैं। बिल्कुल। और हमारा काम यहाँ इन विचारों को ऐसे ही सामने रखना है जैसा स्रोत में दिया गया है। हम कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस जटिल और भावनात्मक विषय की परतों को खोलते हैं। हम पहले जेनिफर की कहानी समझेंगे, उनके बच्चों की अनोखी प्रतिभाओं और मुश्किलों को जानेंगे, और फिर स्रोत में दिए गए इन आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर बात करेंगे। देखते हैं ये स्रोत हमें इस अनुभव पर क्या नई रोशनी डालते हैं। सबसे पहले जेनिफर और उनके बच्चों की दुनिया, बताइए जरा उनके बारे में। हाँ, तो जेनिफर 3 बच्चों की माँ है और तलाक के बाद अकेले ही उनकी परवरिश कर रही हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। बड़ा बेटा रायन 16 साल का है। अच्छा। उसे एस्पर्जर सिंड्रोम है, जिसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म भी कहते हैं, और साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर और एडीडी भी। बाप रे, कई चीजें एक साथ। हाँ, एस्पर्जर वाले बच्चों में अक्सर किसी खास विषय में, मतलब, गजब की रुचि होती है। छोटे प्रोफेसर भी कहते हैं उन्हें कभी-कभी। सुना है मैंने। रायन के लिए ये विषय है मौसम और राजनीति। वो बाकायदा ईमेल लिखता है, स्थानीय टीवी के मौसम विज्ञानी को, राजनेताओं को सलाह देता है। अरे वाह। और उसकी याददाश्त भी कमाल की है, खासकर तारीखों को लेकर। मतलब वो बता सकता है कि पिछली बार आंखों की जांच किस तारीख को हुई थी। ये तो खास बात है, लेकिन सामाजिक तौर पे शायद मुश्किलें होती होंगी। हाँ, वो बहुत ज्यादा है। वो किसी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता। उसका कोई दोस्त नहीं है। और जेनिफर बताती हैं कि ये देखकर उनका दिल टूट जाता है, खासकर जब एक थेरेपिस्ट ने रायन से पूछा कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। और उसने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कभी नहीं रहा। आप सोचिए, एक माँ के लिए सुनना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। और छोटा बेटा ब्रैडली? हाँ, ब्रैडली 11 साल का है। वो गंभीर ऑटिज्म से पीड़ित है और साथ ही कानूनी तौर पर अंधा भी है। ऑक्यूलर एल्बिनिज्म नाम की एक दुर्लभ स्थिति है उसे, जिसमें आंखों में पिगमेंट नहीं बनता। अच्छा, तो मतलब वो बोलता भी कम होगा? हाँ, बहुत कम, करीब 20 शब्द ही जानता है और ज्यादातर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। स्रोत बताता है कि पहले उसे रोजमर्रा के कामों में जरा सा भी बदलाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे मान लीजिए, किराने की दुकान पर जाने का क्रम बदल गया, या कार में गैस भरवाते समय इंजन बंद हो गया तो वो बेकाबू हो जाता था। हिंसक नखरे, सिर पीटना। ओह गॉड, कल्पना करना भी मुश्किल है जेनिफर के लिए ये कितना तनाव भरा रहा होगा। बिल्कुल, किराने की खरीदारी या कार में गैस भरवाना भी एक बड़ा काम बन जाता था। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच ब्रैडली में संगीत की एक अद्भुत, एक गजब की प्रतिभा है। अच्छा, किस तरह की? वो कोई भी धुन, जैसे बच्चों की कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बस 1 या 2 बार सुन ले और उसे कीबोर्ड पर बजा सकता है। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल। जेनिफर खुद क्या कहती है इन सब के बारे में? मतलब कैसे वो सामना करती हैं? वो बताती हैं कि इन सच्चाइयों को स्वीकार करने में उन्हें वक्त लगा, बहुत वक्त। शुरू में तो उन्हें रोने से भी डर लगता था कि अगर रोना शुरू किया तो शायद कभी चुप ही नहीं हो पाएंगी। ये डर तो समझा जा सकता है। एक और दिलचस्प बात स्रोत में लिखी है। ब्रैडली के जन्म से काफी पहले, जब जेनिफर हाई स्कूल और कॉलेज में थी, हाँ, तब उन्हें ऑटिज्म में एक अजीब सी, मतलब बिना किसी खास वजह की, दिलचस्पी थी। ओ?
हाँ, तो अब वो इसे कैसे देखती हैं? अब वो सोचती हैं कि क्या ये उनकी आत्मा की तैयारी थी इस आने वाले अनुभव के लिए। ये एक दिलचस्प सोच है। स्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। जेनिफर ये भी मानती हैं कि इस पूरे अनुभव ने उन्हें बेइंतहा धैर्य सिखाया है और उन्हें ऑनलाइन सहायता समूहों जैसे अद्भुत लोगों और समुदायों से जोड़ा है। वो खुद को अब पहले से ज्यादा मजबूत इंसान मानती हैं और भविष्य की चिंता करने के बजाय हर दिन को जैसे आता है वैसे जीने पर ध्यान देती हैं। जेनिफर की हिम्मत और उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को समझने के बाद स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। एक ऐसी दिशा जो शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाली लगे या विवादास्पद भी। जेनिफर ने कॉर्बी मिटल नाम की एक माध्यम से संपर्क किया। उस सेशन से क्या निकला? हाँ, ये हिस्सा वाकई ध्यान खींचता है। कॉर्बी के अनुसार जेनिफर पिछले जन्म में यानी 1930s के दशक में एक पत्रकार थीं। पत्रकार? अच्छा। हाँ, वो यूरोप में यहूदियों पर हो रहे भयानक अत्याचारों, जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता है, उसके बारे में लिख रही थीं, दुनिया को आगाह करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। वो न्यूयॉर्क के एक छोटे अखबार के लिए काम करती थीं और बार-बार वॉशिंगटन जाकर अधिकारियों को जगाने की कोशिश करती रहीं, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ओह, और फिर वो सबसे हैरान करने वाला दावा, बेटों के बारे में। हाँ, कॉर्बी ने बताया कि उस जन्म में रायन और ब्रैडली, जो तब भी भाई थे, वो नाजी खेमे में थे और प्रोपोगेंडा यानी प्रचार का काम करते थे। क्या? ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, स्रोत का यही कहना है। अब इस व्याख्या के अनुसार इस जीवन में उनकी जो संचार संबंधी अक्षमताएं हैं, जैसे रायन का सामाजिक रूप से कट जाना और ब्रैडली का लगभग बोल ना पाना, हाँ बिल्कुल, ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का संतुलन है, ऐसा कॉर्बी का कहना था। क्योंकि उन्होंने तब सच को दबाने का काम किया था, इसलिए अब वे सच जानते हुए भी उसे व्यक्त करने की असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं। तो मतलब कर्म यहाँ सजा की तरह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्याख्या में कर्म एक संतुलन बनाने वाला सिद्धांत है, कारण और प्रभाव का नियम। स्रोत कहता है कि आत्माएं सीखने के लिए अलग अलग भूमिकाएं चुन सकती हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक भूमिकाएं भी। और इसमें आत्मा की उम्र का भी कुछ जिक्र था। हाँ, कॉर्बी ने जेनिफर को एक परिपक्व आत्मा बताया, ऐसी आत्मा जो भावनाओं और रिश्तों के जरिए सीखने पर ध्यान देती है। जबकि बेटों को युवा आत्माएं कहा, जो शायद शक्ति या अस्तित्व जैसे बाहरी विषयों पर ज्यादा केंद्रित होती हैं। तो जेनिफर का रोल एक तरह से टीचर का हो गया। हाँ, इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल, वो इन युवा आत्माओं को सिखा रही हैं और ये उनकी खुद की आध्यात्मिक प्रगति, उनके शिक्षण मोड का हिस्सा है। और जेनिफर की बेटी सारा के बारे में भी कुछ खास बताया गया था, उसका क्या रोल है इस सब में? हाँ, कॉर्बे के अनुसार सारा और ब्रैडली कई जन्मों से साथ रहे हैं, अक्सर बहुत अच्छे दोस्त बनकर। इस जीवन में सारा ने ब्रैडली की बहन बनना चुना ताकि वो उसकी फोन लाइन बन सके। फोन लाइन मतलब बिना कहे ही उसकी जरूरतों को समझकर दूसरों तक पहुंचा सके, एक तरह का दुभाषिया। उनका जन्मदिन भी एक ही दिन है, जिसे कॉर्बी ने उनके गहरे आत्मिक संबंध का संकेत माना। ये दिलचस्प है। और अक्षमताओं को चुनने की व्याख्या, वो कॉलेज कोर्स वाली बात? हाँ, वो भी काफी अलग है। कॉर्बी ने इसे ऐसे समझाया जैसे कॉलेज में कोर्स चुनते हैं। ब्रैडली ने मानो एक गहन विसर्जन कोर्स चुना है, गंभीर अक्षमताएं, ताकि वो बाहरी दुनिया से कटकर पूरी तरह सीखने पर ध्यान दे सके। अच्छा, और रायन ने कम संरचना वाला स्वतंत्र अध्ययन चुना है, मतलब उसे ज्यादा खुलापन चाहिए था सीखने के लिए। दोनों अपने तरीके से सीखेंगे, पर लक्ष्य एक ही है, आत्मा का विकास। तो कॉर्बी का जो मूल संदेश था पेरेंट्स के लिए, वो क्या था? मूल रूप से यही कि अपने बच्चों के आत्मा के स्तर पर किए गए चुनावों का सम्मान करें, इसे सजा न समझें। याद रखें कि इस अक्षम शरीर के भीतर एक पूरी तरह सक्षम, पूरी तरह जीवंत आत्मा है, जिसने इस सूट को, इस शरीर को एक खास उद्देश्य से चुना है। ये वाकई एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है, सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता, है ना? जेनिफर ने एक और माध्यम से संपर्क किया था, स्टेसी वेल्स। हाँ बिल्कुल, स्टेसी वेल्स की रीडिंग ने कुछ और परतें खोली, कुछ अलग, लेकिन आप कह सकते हैं कि पूरक विचार पेश किए। अच्छा, क्या कहा स्टेसी ने? स्टेसी के अनुसार जेनिफर की आत्मा ने ये जीवन इसलिए चुना ताकि वो आत्मनिर्भर बनना सीख सके।
रिश्तों के जरिए विकसित हो सके, चाहे वो रिश्ते मुश्किल हों जैसे बेटों के साथ या सुकून देने वाले जैसे बेटी के साथ, और सेवा करने की उनकी जो गहरी इच्छा है वो पूरी हो सके। ये चुनौतियां उन्हें बाहरी भटकावों से बचाकर केंद्रित रखती हैं, जमीन से जोड़े रखती हैं। और ब्रैडली के बारे में स्टेसी ने क्या बताया? क्या वो भी कर्म से जुड़ा था जैसे कॉर्बी ने कहा था? स्टेसी ने कर्म पर उतना जोर नहीं दिया जितना पिछले जन्म के आघात पर दिया। उनके अनुसार ब्रैडली पिछले जन्म में इंग्लैंड के एक अनाथालय में था, जहां उसे मां का प्यार नहीं मिला और भावनात्मक रूप से बहुत दुर्व्यवहार सहना पड़ा। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, और इस गहरे आघात के कारण इस जीवन में उसने अंधापन चुना ताकि उसे दुनिया की कठोरता और क्रूरता देखनी ही ना पड़े। और उसने ऐसी मां जेनिफर चुनी जिसके साथ वो पहले से सहज था। स्टेसी के अनुसार जेनिफर पिछले जन्म में भी उसकी मां रह चुकी थी। अच्छा। ताकि वो इस जीवन में सुरक्षित महसूस कर सके और पिछले जन्म के घावों को भर सके। और जेनिफर ने प्यार से ये भूमिका स्वीकार की। तो ये एक तरह से हीलिंग का प्रोसेस है। और रायन के बारे में, उसका वो स्वतंत्र अध्ययन वाला कोर्स क्यों? स्टेसी का कहना है कि रायन ने पिछले 7 जन्म लगातार बहुत पढ़ने लिखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में बिताए थे। एक जन्म में तो वो वैज्ञानिक भी था। वो लगातार कुछ साबित करने, उम्मीदों पर खरा उतरने के बोझ से वो थक चुका था। समझा जा सकता है। इसलिए इस जीवन में उसने जानबूझकर असंतुलित होने का अनुभव चुना। असंतुलित, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब उसकी ये अक्षमताएं, एस्पर्जर, बाइपोलर, उसे उस दिमागी बोझ और प्रदर्शन के दबाव से मुक्त करती हैं। अब उससे कोई अकादमिक या सामाजिक उपलब्धि की वैसी उम्मीद नहीं करता। उसका मन अब आजाद है। वो मौसम या राजनीति जैसे अपने जुनून को बिना किसी बाहरी दबाव के जी सकता है। तो ये एक तरह की आजादी है उसके लिए। हाँ, इस नजरिए से। और जेनिफर, जिन्होंने खुद पिछले जन्मों में अपनी मर्जी का जीवन जिया है, वो उसके जरूरत को समझती हैं और उसे ये अनुभव देने के लिए सहमत हुई। स्रोत के अनुसार ये सब आत्मा के स्तर पर हुए समझौते हैं। और स्टेसी के जो स्पिरिट गाइड थे, उन्होंने जेनिफर के लिए भी कुछ खास कहा था? हाँ, गाइड ने कहा कि जेनिफर के लिए ये जीवन ध्यान केंद्रित करना सीखने का एक तरीका है, फोकस करना। पिछले जन्मों में वो आसानी से भटक जाती थीं, प्रलोभनों में पड़ जाती थीं और जीवन को हल्के में लेती थीं। बेटों की ये जिम्मेदारी उन्हें ज्यादा अनुशासित बनाती है, उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य पर टिकाए रखती है। और पेरेंट्स के अपराध बोध के बारे में, गिल्ट फीलिंग, ये तो बहुत आम है ऐसी स्थितियों में। हाँ, इस पर गाइड ने बहुत सीधी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का अपराध बोध या खुद को दोष देना असल में आत्मदया है, सेल्फ पिटी। उनका कहना था कि ध्यान बच्चे पर और उस बड़े उद्देश्य पर होना चाहिए जिसके लिए ये सब हो रहा है। अक्षमता एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसे लाभ में बदला जा सकता है और ये सब योजना का हिस्सा था। इसे एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। एक और दिलचस्प बात शायद कम्युनिकेशन यानी संचार को लेकर थी। बिल्कुल। गाइड ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ संवाद की जो चुनौतियां आती हैं, वो असल में पेरेंट्स के लिए एक सबक हैं। उन्हें अपने शब्दों के वजन के बारे में सोचना पड़ता है, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा विचारशील बनना पड़ता है। जब बच्चे उनसे हर बात का मतलब पूछते हैं या स्पष्टता चाहते हैं, तो वे अनजाने में पेरेंट्स को उनके अपने सबक सीखने में मदद कर रहे होते हैं। जैसे जेनिफर के मामले में कम लापरवाह होना और ज्यादा जिम्मेदार बनना। हाँ, बिल्कुल। और ये पेरेंट्स के आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ को भी विकसित करता है। तो अगर हम इन दोनों माध्यमों, कार्बी और स्टेसी की बातों को एक साथ रखकर देखें, तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करती है। ऐसा लगता है कि जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां भी आत्मा के स्तर पर जन्म से पहले चुनी जा सकती हैं। क्या यही सार है? हाँ, स्रोत का मुख्य संदेश आप कह सकते हैं यही है, और इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसा हमने देखा, ये पिछले कर्मों का संतुलन साधना हो सकता है, जैसे रायन और ब्रैडली का नाजी प्रचारक होने के बाद संचार में बाधाओं का सामना करना। कॉर्बी के अनुसार ये पिछले जन्म के घावों को भरना हो सकता है, जैसे ब्रैडली का अनाथालय के अनुभव के बाद एक सुरक्षित मां की गोद में आना, स्टेसी के अनुसार। या ये बस एक नया अनुभव पाने की इच्छा हो सकती है, जैसे रायन का एकेडमिक बोझ से मुक्त होकर असंतुलन का अनुभव करना। और ये सिर्फ बच्चों के सीखने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपसी है, म्यूचुअल है। बिल्कुल। बच्चे अनजाने में ही पेरेंट्स को धैर्य, बिना शर्त प्यार, आत्ममूल्य और अनुशासन जैसे गहरे सबक सिखाते हैं। वहीं पेरेंट्स जैसे जेनिफर इन बच्चों की देखभाल करके
उनकी चुनौतियों में उनका साथ देकर सेवा करते हैं और खुद भी विकसित होते हैं। जेनिफर का वो शिक्षण मोड में होना वो इसी आपसी विकास का प्रतीक है। क्या हमें अपनी इन योजनाओं की कोई याद रहती है? जैसे जेनिफर को ऑटिज्म में पहले से रुचि होना, क्या ये उसी तरफ इशारा करता है? स्रोत तो यही मानता है कि हमें शायद धुंधली सी याद या एक सहज ज्ञान, एक इंट्यूजन हो सकता है। जेनिफर की पहले की रुचि शायद इसी का एक उदाहरण हो। और इन सब योजनाओं के मूल में स्रोत के अनुसार प्रेम है। परिवार के सदस्यों के बीच आत्मा के स्तर पर किए गए समझौते, एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। ये नजरिया मुश्किलों को कम नहीं करता। जाहिर है जेनिफर की रोजमर्रा की चुनौतियां तो वास्तविक हैं, बहुत कठिन है, लेकिन ये उन्हें एक अलग अर्थ देता है। ये कहता है कि शायद सतह के नीचे दर्द और संघर्ष के परे आत्मा के विकास का एक गहरा उद्देश्य छिपा हो सकता है। सही कहा। ये कठिनाइयों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें आत्मा के विस्तार के अवसर के रूप में देखता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें रोजमर्रा की तकलीफों से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर देखने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसा कि स्रोत प्रस्तुत करता है। तो आज हमने जेनिफर, रायन और ब्रैडली की कहानी के जरिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पालन पोषण की जटिल दुनिया को छुआ। और फिर हमने स्रोत में दिए गए उन आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर गौर किया जो कर्म, पिछले जन्म, आत्मा के चुनाव और आपसी विकास जैसी बातें करते हैं। हाँ, और इन सब बातों से जो एक मुख्य और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण विचार उभरता है वो ये है, क्या जीवन की सबसे बड़ी तकलीफें और सीमाएं भी एक गहरे स्तर पर आत्मा द्वारा जानबूझकर चुनी गई हो सकती हैं? सीखने के लिए, संतुलन साधने के लिए, घाव भरने के लिए, या बस कुछ नया अनुभव करने के लिए। स्रोत सामग्री हमें इसी संभावना पर विचार करने के लिए कहती है, जहां पीड़ा भी उद्देश्यपूर्ण हो सकती है और रिश्ते, आत्मा के स्तर पर किए गए प्रेम के अनुबंध। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पे हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ श्रोताओं के लिए, कि अगर इस तरह के दृष्टिकोण भले ही सिर्फ अवधारणाओं के तौर पर ही सही, समाज में ज्यादा समझे जाएं, तो क्या ये हमारे अक्षमता, देखभाल और मानवीय अनुभव को देखने के तरीके को बदल सकता है? क्या इससे सहानुभूति और समझ बढ़ सकती है? इस पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।